नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन लाल स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत की वनस्पति। भारत की वनस्पति में हम वन रिपोर्ट 2023 को देखेंगे, मतलब 18वीं वन रिपोर्ट 2023 की चर्चा करेंगे। उसके बाद में वनों का वर्गीकरण देखेंगे और वनों का जो वर्गीकरण है वो सेकंड ग्रेड में किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए हैं उसके संदर्भ में जो है ना चर्चा करेंगे। बड़ी शानदार जो है ना वो क्लास होने वाली है। इससे पहले अपनी जितनी भी क्लासें हुई हैं वो भी शानदार कंटेंट था आपका। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो इन क्लासों को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके रिवीजन में, आपकी तैयारी में जो है ना वो रामबाण साबित होंगी, क्योंकि कंटेंट जो है ना वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, जो नए हैं चैनल के ऊपर वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वन रिपोर्ट 2023 है, मतलब 18वीं जो वन रिपोर्ट है वो बहुत ही शानदार तरीके से जो है ना मैंने तैयार की है। तो वहीं से अपन क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिना कोई समय गवाए, क्योंकि जो है ना लाग लपेट का मेरा कोई काम है नहीं, है ना, लंबी लंबी फेंकना जो है ना मेरा काम नहीं है। मेरा काम जो है ना वो आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड जो है ना वो कंटेंट उपलब्ध करवाना है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक आपका खुद का बनता है। कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करोगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है ना वो आपकी स्क्रीन पर है, एक बार जरा इसको पढ़िएगा कि प्रश्न जो है ना वो आपका क्या कहता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखो। पहला प्रश्न है आपका, है ना, स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है। वन रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और सत्य कथन का चयन कीजिएगा। देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक जो है ना वो कितना है, 7285.5 मिलियन टन अनुमानित है। तो ये कथन आपका क्या है, सही है, क्योंकि देश में जो कुल कार्बन स्टॉक है वो 7285.5 मिलियन टन ही है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.76% पर जो है ना वनावरण है, तो ये बात भी सही है, तथा 25.17% जो भाग है ना उस पर वन एवं वृक्षावरण आपका फैला है। तो ये कथन भी आपका क्या है, सही है। दोनों ही कथन क्या है आपके, सही हैं। तीसरा क्या कह रहा है, देश के 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, कुल कौन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के, है ना, 75% से ज्यादा भाग पर वनावरण मिलता है। तो ये कथन भी आपका क्या है, सही है। मतलब तीनों ही कथन जो है ना वो क्या है, सही है। 2 नंबर जो है ना इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। अभी अपन इसकी चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार से वनावरण जो है ना अपने यहाँ फैला है। एक बार के लिए तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे अगर अपन चर्चा करें तो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, अगला प्रश्न क्या है, ISFR 2023 के अनुसार, है ना, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सर्वाधिक भाग पर वनावरण मिलता है। मतलब इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के कौन से राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर वनावरण मिलता है। तो लक्षद्वीप है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार और कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है। वो जो 8 राज्य हैं उन 8 राज्यों का क्रम इसी प्रकार से है ना, जहां 75% से ज्यादा भूभाग पर क्या है, वनावरण है। तो सबसे ज्यादा वनावरण जो है ना वो लक्षद्वीप में है, फिर मिजोरम में है, फिर अंडमान निकोबार में है और फिर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ना वो आपका कौन सा है, लक्षद्वीप है। अगर यहां ऐसा लिखा जाए कि ISFR 2023 के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के सर्वाधिक भाग पर वनावरण मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपका आंसर कौन हो जाएगा, मिजोरम जो है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर मिजोरम ऑप्शन में नहीं आ रहा है और राज्य ही अगर पूछ रहा है तो फिर आपका आंसर कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसकी चर्चा अपन जब वन रिपोर्ट को पूरी पढ़ेंगे ना उस समय मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है ना वो लक्षद्वीप है। जैसे मैंने प्रश्न बना ही दिया, यहाँ प्रश्न को पढ़ो क्या कह रहा है। ISFR 2023 के अनुसार कौन से राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर वनावरण मिलता है, तो मिजोरम में मिलना चाहिए, लेकिन मिजोरम जो है ना इसमें क्या नहीं है, विकल्प में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर कौन आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, क्योंकि राज्य में दूसरा सबसे ज्यादा वनावरण जो है ना वो कहाँ मिलता है, परसेंटेज में वनावरण अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब शुरुआत करते हैं अपन वन रिपोर्ट की, कि वन रिपोर्ट जो है ना वो आपकी क्या कह रही है। ठीक है, तो यहां से शुरुआत हो रही है किसकी,
वन रिपोर्ट की मैंने खुद जो है ना वन रिपोर्ट तैयार की है ना, जो वन रिपोर्ट आपकी पीडीएफ जो थी वन रिपोर्ट की वो मैंने खुद तैयार की है, कहीं से इसमें कोई जो है ना वो आपका वो नहीं है, मतलब कट कॉपी पेस्ट कोई नहीं किया गया है, सब कुछ कंटेंट जो है ना वो मेरा खुद का है। इससे पहले जितनी भी क्लासें हुई हैं वो सारा कंटेंट मेरा खुद का है, कहीं भी मैंने कट कॉपी पेस्ट नहीं की है, ठीक है ना। तो ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, मेरी जरूर जो है ना वो क्या होती है, आपकी कट कॉपी पेस्ट जो है ना वो करते हैं लोग। जैसे मैंने किसी दूसरी क्लास के ऊपर जो है ना जनसंख्या, प्रवास और पर्यावरणीय समस्याएं है ना और ऊर्जा संसाधन उनकी क्लास डाली थी, आप देखना उसको। तो कौन है वन आवरण, ISFR 2023। सबसे पहले ISFR 2023 की कुछ बेसिक जानकारी ध्यान में रख लेना। ये क्रमशः कौन सी वन रिपोर्ट है, 18वीं वन रिपोर्ट है, ठीक है। और 18वीं जो वन रिपोर्ट है ये कब जारी हुई थी, ये ध्यान रखना, आपकी 21 दिसंबर 2024 को जो है ना वो क्या की गई थी, जारी की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, जो आपके वन मंत्री हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मंत्री हैं, कौन, भूपेंद्र यादव। कौन है, भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा क्या की गई थी, ये जारी की गई थी, ठीक है। 18वीं वन रिपोर्ट जो है ना ये किसके द्वारा तैयार है, मतलब वन रिपोर्ट अपने यहाँ तैयार करता कौन है, भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है, कहाँ, देहरादून में, इसके द्वारा है ना, सर्वेक्षण विभाग है कहाँ का, देहरादून का, इसके द्वारा क्या की जाती है, वन रिपोर्ट तैयार की जाती है। 18वीं वन रिपोर्ट तैयार करने में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा IRS मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग मतलब भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह कौन से वाले का, रिसोर्स है ना, कौन सा है, रिसोर्स सेट आपका सेकंड से प्राप्त आंकड़ों का जो है ना वो क्या किया गया है, उपयोग किया गया है ना। कुछ आंकड़े जो है ना वो फील्ड से भी क्या किए गए हैं, प्राप्त किए गए हैं, मतलब मैन्युअली भी कुछ आंकड़े जो है ना वो क्या किए गए हैं, आपके प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। अब यहां क्या है, वन आवरण। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में है ना 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में क्या है, वन आवरण है। क्योंकि वन रिपोर्ट में एक तो वन आवरण से संबंधित आंकड़े हैं, एक आपके वृक्ष आवरण से संबंधित आंकड़े हैं, एक झाड़ी वन से संबंधित आंकड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा अभिलेखित वनों से संबंधित क्या है, आंकड़े हैं। तो अब सबसे पहले आपको कौन सा ध्यान में रखना है, वन आवरण के बारे में ध्यान में रखना है, जो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है ना। ये काम का है नीचे वाला, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना, ये 21.76% भूभाग पर क्या है, वन आवरण है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फिगर जो है ना वो न के बराबर है चांस पूछने के। ये 21.76% पूछेगा कि देश के कितने परसेंट भूभाग पर वन आवरण है, 21.76% पर। सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य क्रमशः है, तो सबसे ज्यादा वन आवरण कहाँ है, मध्य प्रदेश, फिर आपका कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा है ना, कौन सा है, ओडिशा, और लास्ट में कौन सा है, महाराष्ट्र। मतलब सबसे ज्यादा वन जो है ना, सबसे ज्यादा वन आवरण मतलब सबसे ज्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद में ओडिशा में है, और आपके 5 नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इनका अवरोही क्रम जो है ना वो आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा क्रम पूछा जा सकता है, अवरोही क्रम जो है ना वो पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे अगर अपन चर्चा करें है ना, आगे क्या है, अगर उसकी जो है ना वो अपन चर्चा कर लें, न्यूनतम वन आवरण है ना, न्यूनतम जो वन आवरण है ना वो कहाँ है, तो न्यूनतम वन आवरण वाले जो राज्य हैं उसमें हरियाणा, पंजाब और कौन है, गोवा है। हरियाणा, पंजाब और कौन है, गोवा है, जहां न्यूनतम क्या है, वन आवरण मिलता है ना। मतलब सबसे कम वन जो है ना वो कहाँ है, हरियाणा, पंजाब और गोवा में है, ठीक। ये रहा सबसे महत्वपूर्ण आ गया है ना। निम्न 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 75% से ज्यादा भूभाग पर क्या मिलेगा, वन आवरण मिलेगा। और क्रमशः लिखे हुए हैं, सबसे ज्यादा वन आवरण कहाँ है, लक्षद्वीप 2 नंबर, राज्यों में कौन है, मिजोरम 1 नंबर पर, और वैसे क्रमशः कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर। राज्यों में 1 नंबर पर मिजोरम है, और क्रमशः राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर है। फिर आपका कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और फिर कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। मतलब राज्यों में 2 नंबर पर सबसे ज्यादा वन आवरण कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आपका मेघालय है, फिर नागालैंड है, त्रिपुरा है, और कौन सा है, मिजोरम है। मतलब इसको याद करने का तरीका ये हो गया, जो आप अपने कौन से राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य, कौन से राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य, जिसमें किसको छोड़ दीजिएगा, असम को छोड़कर, किसको छोड़कर, असम को छोड़कर
ठीक है ना। तो उत्तरी पूर्वी राज्य असम को छोड़कर, और प्लस में आपके दो जो है ना वो कौन है, द्वीप समूह है। एक आपका लक्षद्वीप समूह है, एक तो कौन सा है लक्षद्वीप समूह है, और एक आपका कौन सा है अंडमान एवं निकोबार। इन्हीं में कितने परसेंट से ज्यादा भूभाग पर, 75% से ज्यादा भूभाग पर क्या मिलता है, वन आवरण आपका मिलता है। तो अगर आपसे राज्य पूछे तो मिजोरम करना है। अगर मिजोरम ऑप्शन में नहीं है और राज्य ही अगर पूछ रहा है तो फिर आपको कौन सा करना है, अरुणाचल प्रदेश पूछ रहा है, मतलब अरुणाचल प्रदेश करना है। और अगर पूछ रहा है कि कौन से राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है तो लक्षद्वीप करना है। लक्षद्वीप विकल्प में नहीं आए तो फिर मिजोरम करना है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो महत्वपूर्ण था। वन आवरण में वृद्धि कितनी हुई है, 156 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वन आवरण में जो है ना वो वृद्धि हुई है ना। वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में वन रिपोर्ट 2023 में वन आवरण में जो है ना वो कितने की वृद्धि हुई है, 156 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि देखो कहां हुई है, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाले राज्य कहां हुई है, मिजोरम में हुई है। परसेंटेज में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में वन आवरण मिलेगा, मिजोरम में। और वन आवरण में भी सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, मिजोरम में हुई है। 2 नंबर पर कौन है, गुजरात, फिर ओडिशा, और फिर कौन है, कर्नाटक है। ठीक है। वन आवरण में सर्वाधिक कमी ये देखो मध्य प्रदेश में, जबकि सबसे ज्यादा वन आवरण कहां था, मध्य प्रदेश में, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में, उसके बाद में ओडिशा में, उसके बाद में महाराष्ट्र में। तो सबसे ज्यादा वन आवरण में कमी मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश में हुई है, फिर तेलंगाना में, और फिर कौन सा है, त्रिपुरा में हुई है। ध्यान रख लीजिएगा, ये फिर से इंपॉर्टेंट आ गया है भी, ये फिर से क्या आ गया है आपका, इंपॉर्टेंट आ गया है। देखो क्या कह रहा है, 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वन आवरण में तो क्या हुई है, कमी हुई है, और 14 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वन आवरण में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ध्यान रख लेना, 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वन आवरण में तो कमी हुई है, और 14 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वन आवरण में वृद्धि हुई है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम में हुई है, वन आवरण में सर्वाधिक कमी मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर कौन है, वृक्ष आवरण, नीचे कौन सा आया, वृक्ष आवरण कितना है, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन है, 1 नंबर पर महाराष्ट्र, 2 नंबर पर अपने वाला राजस्थान, 3 नंबर पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। तो वापस से सुनना, सबसे ज्यादा वन आवरण है मध्य प्रदेश में, परसेंटेज में सबसे ज्यादा वन आवरण है मिजोरम में, ध्यान रखना ये है ना। सबसे ज्यादा वन आवरण में वृद्धि हुई है कहां, आपके मध्य इसमें मिजोरम में, सॉरी मिजोरम में सबसे ज्यादा वन आवरण में वृद्धि कहां हुई है, मिजोरम में। ठीक, और सबसे ज्यादा वन आवरण में कमी कहां हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण देखो, सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण कहां है, सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण है आपके कहां, महाराष्ट्र में, है ना। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण कहां है, राजस्थान में। फिर से देखना, सबसे ज्यादा वन आवरण मध्य प्रदेश में, परसेंटेज में मिजोरम में वन आवरण, सबसे ज्यादा वन आवरण में वृद्धि मिजोरम में, सबसे ज्यादा वन आवरण में कमी मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक वृक्ष आवरण कहां है, महाराष्ट्र में, दूसरा सबसे ज्यादा वन आवरण कहां है, वृक्ष आवरण कहां है, राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, है ना। वृक्ष आवरण की बात चल रही थी, वृक्ष आवरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41%। सर्वाधिक वृक्ष आवरण कहां है, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। अब देखो प्रतिशत में सर्वाधिक, हालांकि इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन ध्यान रख लेना, प्रतिशत में सर्वाधिक वृक्ष आवरण है चंडीगढ़, दिल्ली और केरल, मतलब राज्यों में कौन आया, केरल आया है। सबसे ज्यादा प्रतिशत में वृक्ष आवरण कहां है, केरल में है। ठीक, वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी है, 1289 किलोमीटर की, जबकि वन आवरण में कितनी थी, 156 किलोमीटर की। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि कहां हुई, मिजोरम में, सर्वाधिक कमी कहां हुई, मध्य प्रदेश में। ठीक है,
सर्वाधिक वृक्ष आवरण वृद्धि वाले राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। और 2 नंबर पर कौन है? राजस्थान। और यही महत्वपूर्ण है, यही कौन सा है? महत्वपूर्ण है। अब वापस से देखना, सर्वाधिक वृक्ष आवरण में वृद्धि छत्तीसगढ़ में और दूसरे नंबर पर राजस्थान में। सर्वाधिक वन आवरण कहां है? सर्वाधिक वृक्ष आवरण कहां है? महाराष्ट्र में। दूसरा सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण कहां है? राजस्थान में। वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है? छत्तीसगढ़ में। दूसरी सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है? राजस्थान में। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश है। फिर आपका कौन है? कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण, इनको आपस में जोड़ दिया तो कितना आया? 8,27,357। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर इंपॉर्टेंट है? 25.17% भाग पर। मतलब इसको ऐसे देखना, समझा रहा हूं, इधर देखना थोड़ा सा ध्यान से, है ना। अगर आपसे पूछ रहा है वन आवरण, तो वन आवरण है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76%। ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कौन सा? वृक्ष आवरण, वृक्ष आवरण है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.41%। अगर आपसे पूछ रहा है कौन सा? वन आवरण प्लस में कौन सा? वृक्ष आवरण अगर पूछ रहा है तो वो हो गया आपका कितना? 25.17%। दोनों को आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। कितना आएगा? 25.17%। ठीक है, आगे आओ। सर्वाधिक कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य, वही मध्य प्रदेश, 2 नंबर पर अरुणाचल, 3 नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। सर्वाधिक कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। इसका मतलब ऐसे है, देखो दूसरे प्रकार से देखना, है ना। मैं नीचे लिख रहा हूं, अगर आपसे वो ये पूछ रहा है ना कि सर्वाधिक वन आवरण कहां है, तो भैया 3 राज्य ध्यान रखना। सर्वाधिक वन आवरण है मध्य प्रदेश में, उसके बाद में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद में कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ध्यान रख लेना। अगर वो आपसे ऐसे पूछ रहा है प्रतिशत में वन आवरण, कौन सा पूछ रहा है? प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण कहां है, तो प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण अगर राज्यों की बात करें तो उसमें आपका कौन सा है? मिजोरम है 1 नंबर पर। 2 नंबर पर आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अगर वो आपसे ये पूछ रहा है सर्वाधिक वृक्ष आवरण कहां है, अच्छा सबसे ज्यादा वन आवरण में वृद्धि कहां हुई है ना, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि अगर वो पूछ रहा है ना, वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि, वैसे लिख देता हूं, है ना, वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि, तो वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है भैया? सर्वाधिक वृद्धि हुई है मिजोरम में। किसमें हुई है? मिजोरम में। ठीक। और अगर आपसे वो पूछ रहा है वन आवरण में, है ना, सर्वाधिक कमी, ये तो क्या थी? सर्वाधिक वृद्धि थी। वृद्धि कहां है? मिजोरम में। अगर वो पूछ रहा है सर्वाधिक कमी, तो सर्वाधिक कमी हुई है किसमें? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगर वो आपसे क्या पूछ रहा है वो भी देख ले। अगर वो आपसे ऐसे पूछ रहा है सर्वाधिक वृक्ष आवरण, अगर वो क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक वृक्ष आवरण अगर वो पूछ रहा है तो सर्वाधिक वृक्ष आवरण है कहां? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। और दूसरे नंबर पर कहां है? राजस्थान में। ठीक है। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किसमें? वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किसमें? वृक्ष आवरण में आपकी कौन सी? सर्वाधिक वृद्धि। तो वृक्ष आवरण में देखो सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है? ये रहा आपका कौन सा? छत्तीसगढ़। और 2 नंबर पर आपका कौन सा है? राजस्थान। ठीक। अगर वो आपसे पूछ रहा है कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण सर्वाधिक कहां? मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। सारे एक जगह मैंने आपको बता दिए हैं, बड़े ही काम के हैं। ठीक है, याद करना, इनको याद करना और एग्जामिनर को बोलना, आंखों में आंखें डाल के पूछ बंदे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है ना, आगे आ जाओ। प्रतिशत में सर्वाधिक कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। और इंपॉर्टेंट मान लेना रवि, क्या मान लेना? इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर यह पूछ रहा है कि ये तो क्या दिया? कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण। अगर आपसे ये पूछ रहा है ना कि वन आवरण सबसे ज्यादा प्रतिशत में, तो वन आवरण भी सबसे ज्यादा प्रतिशत में इन्हीं राज्यों में है, इन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों में है। मिजोरम 92%, लक्षद्वीप 92%, मिजोरम 88.03%, अंडमान निकोबार 81.85%, अरुणाचल प्रदेश 80.81%, मेघालय 78.86%।
इन्हीं राज्यों में क्या है, सर्वाधिक कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण भी है परसेंटेज में, और इन्हीं राज्यों में आपका कौन सा आता है, वृक्षावरण भी आता है प्रतिशत में सर्वाधिक, इसी क्रम में ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। आगे क्या है ना, आगे आपका क्या कह रहा है, कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि। तो देखो वन आवरण में तो वृद्धि हुई कितनी, 156 वर्ग किलोमीटर की, और वृक्षावरण में कितनी हुई, 1289 की। तो टोटल कितनी वृद्धि हो गई आपकी, 1445 वर्ग किलोमीटर की। कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है, छत्तीसगढ़ में है, और यहां 2 नंबर उत्तर प्रदेश, 3 नंबर कौन सा है, ओडिशा है। अब आपको ऐसे दिमाग में चलना चाहिए, वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है, वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है ना, ऐसे आपके दिमाग में चलना चाहिए। और कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि जो है ना वो कहां हुई है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कौन सा आपका ओडिशा है। ठीक है, ऐसे दिमाग में चलना चाहिए, तब जाकर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यहां आओ, देश के 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 33% भूभाग पर क्या है, 33% से ज्यादा भूभाग पर क्या है, वन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। कितने हैं, कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 19। 8 की अपन पहले चर्चा कर चुके, 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से ज्यादा भूभाग पर क्या है, वन आवरण है। इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, ये फिर से इंपॉर्टेंट आ गया है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, आगे चलो। आगे क्या, अभिलेखित वनों की बात आ गई रवि। अब कौन से वन आ गए हैं, अभिलेखित वन जो है ना वो आपके आ गए हैं। अभिलेखित वन क्या है, मतलब कौन से वन है ये, अभिलेखित वन या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, मतलब सरकारी जो वन विभाग जो है ना, उस वन विभाग के आंकड़ों में जो दर्ज वन है वही कौन से है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। चाहे वास्तव में वन उस भूमि पर हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितना है, 7,75,377 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि फिगर नहीं पूछेगा, ये पूछेगा देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 23.59%। वन आवरण कितना है, 21.76%। वृक्ष आवरण कितना है, 3.41%। कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण कितना है, 25.17%। अभिलेखित वन जो है ना वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने परसेंट पर है, 23.59%। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेखित वन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, और न्यूनतम अभिलेखित वन है गोवा और हरियाणा। यह काम की चीज आ गई है। लक्षद्वीप समूह ऐसा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां क्या नहीं है, कोई अभिलेखित वन नहीं है। ठीक है, फिर से इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल इजी प्रश्न बनेगा। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अभिलेखित वनों को कितनी श्रेणियों में रख दिया गया है, 3 श्रेणियों में। एक तो कौन सा, आरक्षित वन, इसका अंग्रेजी याद रखना, रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अवर्गीकृत वन, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये वर्गीकरण याद रखना, क्योंकि जब वो आपसे ऐसे पूछ लेना कि देश में रक्षित वन कितने % है, ऐसे शब्द पूछ ले, अब इस रक्षित के आगे अगर उसने कौन सा नाम डाल दिया, रिजर्व नाम डाल दिया, तो बात हो रही है किसकी, आरक्षित वन की। और अगर इस रिजर्व, इस रक्षित के आगे वो कौन सा जो है ना अंग्रेजी रूपांतरण डाल दे, प्रोटेक्टेड, कौन सा डाल दे, प्रोटेक्टेड, तो फिर वो अब क्या पूछ रहा है, संरक्षित वन पूछ रहा है। इसलिए क्या ध्यान रखना, अंग्रेजी रूपांतरण ध्यान रखना। अब आरक्षित वन जो है ना, कुल अभिलेखित वनों का कितना है, 57.16%, और संरक्षित कितना है, 27.45%, और अवर्गीकृत वन कितना है, 15.38%। मतलब देश में सबसे ज्यादा कौन सा वन है, देश में सबसे ज्यादा आरक्षित वन है। कितना है, आपके 57.16% है। मतलब सर्वाधिक वन कौन सा है, देश में सर्वाधिक वन कौन सा है, देश में सर्वाधिक वन है कौन सा, आरक्षित वन। और राजस्थान में सर्वाधिक वन अगर पूछेगा ना तो वो आएगा फिर संरक्षित वन। ठीक है, आगे देखो, झाड़ी स्क्रब कितना है, भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.33% है ना, और नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है, इसकी अपन जो है ना अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। यहां से देखो, यहां क्या आया, नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है,
24,16,489.29, मतलब देश के कितने परसेंट भाग पर वन नहीं है? 73.50% भाग पर वन नहीं है। आजकल इसी प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, इसको इंपॉर्टेंट मान लेना। इसको क्या मान के चलना? इंपॉर्टेंट। मतलब 73.50% का मतलब ऐसे हो गया जैसे अपने यहां वनावरण है कितना? 21.76%, वृक्षावरण कितना है? 3.41%, है ना। इनको जब आप जोड़ोगे तो ये 0, ये कितना आ गया? 7 और 4 11, अच्छा अभी नहीं, है ना। और झाड़ी कितने हैं अपने यहाँ? झाड़ी वन है आपका 1.33%, कितना है? 1.33%। अब जोड़ लो इनको। जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो निकल कर आता है 25.17%। तो अब 25.17% में 1.33 जोड़ दो, कितना आएगा? 0। और ये कितना आ गया? 5। और ये कितने आ गए? आपके 6 और कितने? 26.50%। इसको 100 में से क्या कर दो? माइनस कर दो। 26.50% को कितना निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा कौन सा वाला? 73.50% जो है ना वो आपका निकल कर आएगा। ठीक है, यही जो है ना ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चर्चा करें, है ना। आगे क्या है? अच्छा, इस वन रिपोर्ट में जो है ना, वन रिपोर्ट में भारत का क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 32,87,468.88, जिसको अपन राउंड फिगर में कितना बोल सकते हैं? 32,87,469। ये वन रिपोर्ट में दिया गया है। जबकि आप सभी जानते हो कि भारत का जो क्षेत्रफल है ना वो कितना है? वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जबकि इस वन रिपोर्ट के अनुसार कितना है? 32,87,468.88 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी ध्यान रख लेना। और ये फिर से महत्वपूर्ण आ गया है कौन सा? मैंग्रोव वन, है ना। तो मैंग्रोव वन वर्तमान में कितने राज्यों? 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से वन मिलते हैं? मैंग्रोव वन मिलते हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार कितने हैं? 4,991.68, मतलब कितना आपका? कितना है? 4,992 वर्ग किलोमीटर में क्या है? मैंग्रोव वन पहले है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 15% है। ठीक है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है ना वो क्रमशः कहाँ है? ये देखो, सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। कितना है? 2,119 वर्ग किलोमीटर। मतलब जितने भी मैंग्रोव वन है ना उसका 42.45% अकेले कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में है। गुजरात में कितना है? 1,164 वर्ग किलोमीटर। मतलब जितना भी मैंग्रोव वन है उसका 23.32% अकेले कहाँ है? गुजरात में है। 3 नंबर पर कौन है? अंडमान निकोबार। 4 नंबर पर आंध्र प्रदेश और 5 नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब इसको आप ऐसे मान सकते हो कि अपने देश में जो मैंग्रोव वन है ना वो कहाँ मिलेंगे? तो मैं इसको एक बार सेव कर रहा हूं, दोबारा बताता हूं कि देश में सबसे ज्यादा जो है ना वो मैंग्रोव वन कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ देखो, देश में सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन है ना मतलब कहाँ मिलते हैं? अगर क्षेत्रों की बात करें तो देश में जो मैंग्रोव वन है ना, कौन से वनों की बात करें? मैंग्रोव वनों की अगर बात करें तो जो नदियों के डेल्टाई प्रदेश हैं, जैसे ये महानदी का डेल्टाई प्रदेश है, इधर गंगा और किसका है? यमुना का सुंदरवन है। इधर आपका कौन सा? गोदावरी नदी का डेल्टाई प्रदेश है। कृष्णा नदी का डेल्टाई प्रदेश है ना। कावेरी नदी का क्या है? डेल्टाई प्रदेश है। एक तो यहाँ मिलते हैं कौन से वन? मैंग्रोव वन। दूसरा, इस तटीय भाग में जितने भी आपके वो लेगून मिलते हैं ना, या बैकवाटर जो आपके कौन मिलते हैं? जो बैकवाटर जलाशय जो मिलते हैं या लेगून जो मिलती है ना, यहाँ क्या मिलते हैं? आपके मैंग्रोव वन। मतलब एक तो कौन सा वाला भाग हो गया? डेल्टाई प्रदेश हो गया। एक दूसरा आपके कौन से हो गए? लेगून हो गए। एक तीसरा जो है ना मैंग्रोव वन मिलते हैं, जैसे ये आपका जो संकरी घाटी है ना, संकरी जो ज्वारीय घाटी है ना, तो संकरी जो ज्वारीय घाटी है यहाँ भी कौन मिलते हैं? आपके मैंग्रोव वन जो है ना वो मिलते हैं। जो पंक भूमि होती है ना, जो मड भूमि होती है, कौन सी भूमि होती है? पंक, या जो आपकी मड भूमि होती है वहां भी आपके कौन मिलते हैं? मैंग्रोव वन जो है ना वो आपके मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा क्या कर लेना, ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? सुंदरवन के डेल्टा पश्चिमी बंगाल में मिलेंगे। ठीक है। फिर देखो यहां तक बात अपनी हो गई थी। अब यहां देखो, है ना, 2021 की तुलना में 2023 में मैंग्रोव वनों के कितने वर्ग
किलोमीटर में कमी आई है, 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। दो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मैंग्रोव वनों में गुजरात और अंडमान निकोबार में कमी आई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वनों में वृद्धि जो है ना वो आंध्र प्रदेश में हुई है। कुछ अतिरिक्त जो है ना ये फैक्ट आपको दिए गए हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न है आपका, प्रश्न को पढ़ो और इसका क्या करो, आंसर दो, ठीक है। प्रश्न को देखो, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, मतलब सुंदरी जो है ना वो किस प्रकार का वृक्ष है। तो देखो, एक तो आपका कौन सा वृक्ष है, इधर देखो, है ना, एक तो कौन सा वृक्ष, सुंदरी, है ना, एक क्योड़ा, एक कौन सा वृक्ष है, क्योड़ा, है ना। इसके अलावा जो आपका ताड़ है वो आपका कौन सा है, नारियल है। ये सभी के सभी कैसे वृक्ष हैं, आपके मैंग्रोव वृक्ष हैं। तो कौन सा आंसर बनेगा, आपके 3 नंबर का जो है ना वो सही आंसर इसमें बनेगा, ठीक है। अब कुछ मैंग्रोव वनों की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के ऊपर भी जो है अपन चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक प्रश्न और भी है, कौन सा, कि मैंग्रोव वन जो है ना वो कौन से क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं मिलते हैं। पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन सबसे बड़ा है ही, महानदी और गोदावरी का डेल्टा है ही, केरल का तटीय हिस्सा नहीं है, केरल के संपूर्ण तटीय हिस्से पर नहीं है, जहां लेगून मिलती हैं, जहां क्या मिलती हैं, लेगून या बैकवाटर जो आपके जलाशय मिलते हैं ना, या बैकवाटर्स जो मिलते हैं, वहां पर क्या मिलते हैं, मैंग्रोव वन मिलते हैं। तो इस वाले विकल्प के अनुसार आंसर कौन सा है, 4 नंबर का जो है ना वो आपका सही आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, मैंग्रोव वनों की कुछ विशेषताएं हैं भैया, देखो किसकी, मैंग्रोव वनों की कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, देखो देगा। पहली विशेषता क्या कह रही है, मैंग्रोव वन लवणीय कच्छ, है ना, लवणीय जल में, ज्वारीय सक्रिय घाटियों में, पंक मैदानों में, ज्वार नदमुख में, ये मैं बताना भूल गया था, कहां मिलते हैं, ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख का मतलब तो जानते हो ना, जैसे ये आपकी इधर कच्छ की खाड़ी है, इधर से ये कौन आ रही है, नर्मदा नदी, ये अरब सागर में जो है ना अधिक गहराई तक अवसादों का क्या करती है, जमाव करती है। ये वाली जो संरचना है वही कौन है, ज्वार नदमुख है। तो ज्वार नदमुख में, है ना, तटीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, उगते हैं। बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले वृक्ष होते हैं। बंदेज जल व ज्वारीय प्रवाह की संकरी घाटियों में आड़े तिरछे वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय उपलब्ध करवाते हैं। मतलब मैंग्रोव वन जो होते हैं ना, ये आपस में उलझे हुए वन होते हैं, है ना, आपस में क्या होते हैं, उलझे हुए होते हैं। और ये जो तटीय हिस्सा है ना, इस तटीय हिस्से की महासागरीय धाराओं से क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों को क्या उपलब्ध करवाते हैं, शरण उपलब्ध करवाते हैं। सर्वाधिक वही सुंदरवन का डेल्टा, है ना, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, महानदी गोदावरी कृष्णा के डेल्टाई प्रदेशों में ये जो है ना वो आपके मिलते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका, ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, है ना, आगे देखो, आगे क्या है, कुल मैंग्रोव वनों का कितना परसेंट, 42.45% पश्चिमी बंगाल में, और 23.32% कहाँ है, गुजरात में, जो कि मैं आपको पहले बता चुका। अब ये यहां से देखो काम की चीजें, भारत विश्व के सर्वाधिक वनों वाले देशों में टॉप 10 में आता है, 10वें नंबर पर। विश्व के 10वें सबसे ज्यादा वन कहाँ है, भारत में। ये इस प्रकार का प्रश्न भी आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा रूस में है और ब्राजील में है, ठीक है। विश्व के कुल वनों का 2% भारत में है, और वार्षिक वृद्धि के मामले में भारत विश्व में कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, ये भी ध्यान रख लेना। और आजकल ये जो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कुल कार्बन स्टॉक अपने यहाँ कितना है, देश में वनों का कार्बन स्टॉक है 7,285.5 मिलियन टन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 2021 की जो वन रिपोर्ट है उसकी तुलना में कितना ज्यादा है, 81.5 मिलियन टन जो है ना वो ज्यादा है। सर्वाधिक कार्बन स्टॉक अरुणाचल प्रदेश, और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कार्बन स्टॉक जो है ना वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ये आपकी कौन कंप्लीट है, वन रिपोर्ट जो है ना वो कंप्लीट है। आजकल ये वाले प्रश्न भी जो है ना वो आपके बनते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर कोई इस प्रकार की करवा दे तो मेरे को कमेंट्स करके आप बता सकते हो, ठीक है। आगे देखो, ये भारत की वनस्पति से संबंधित वन जो है ना अपने शुरू हो गए हैं।
मतलब वनस्पति का वर्गीकरण। तेंदु, पलाश, बेल, खेर किस है ना किसके सामान्य वृक्ष है? आर्द्र पर्णपाती वन है क्या? उष्णकटिबंधीय वन है? पर्वतीय वन है? कौन से वन है ये? शुष्क पर्णपाती वन है। इजी प्रश्न था। शुष्क पर्णपाती वनों की क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में ये मिलते हैं। तो देखो यहां से है ना, शुष्क पर्णपाती वनों की अगर अपन चर्चा करें, किसकी बात करें? शुष्क पर्णपाती वनों की। वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर वाले भागों में। क्षेत्र देखो, प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले भाग नंबर 1, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार के कौन से भाग हैं? मैदानी भागों में मिलते हैं। मतलब प्रायद्वीपीय पठार का ज्यादा वर्षा वाला भाग है जहां ये शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में आपके कौन से मिलते हैं? ये वन मिलते हैं। वृक्ष कौन से हैं? तेंदु है, पलाश है, अमलतास है, बेल है, खेर है, और कौन सा है? अक्सलवुड है। और यही इंपॉर्टेंट है, आजकल इस प्रकार का प्रश्न भी बनता है। विशेषताओं पर जो है ना इसके प्रश्न बन चुका है, सेकंड ग्रेड दिसंबर 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट वाली, उसमें बन चुका है। विशेषताएं क्या है? अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर के मैदानों में ये पार्क नुमा दृश्य बनाते हैं, मतलब पार्क लैंड का निर्माण करते हैं। कौन से वन? शुष्क पर्णपाती वन। और ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में पूछ भी लिया गया है, आगे भी पूछने की संभावना। सागवान और अन्य पेड़ों के बीच यहाँ हरी भरी घास मिलती है, जिससे कैसी संरचना बनती है, कैसी आकृति बनती है? पार्क नुमा आकृति बनती है। जब ये शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तो ये नग्न पेड़ के समान भी नजर आते हैं, ठूंठ के समान भी खड़े नजर आते हैं। क्या पता अगर ये विशेषता पूछ ले तो वो भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है ना। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्क लैंड जैसी भू आकृति मिलती है? तो अभी तो आंसर आया था, कौन सा है ना? शुष्क, उष्ण कटिबंधीय, पर्णपाती और कांटेदार वन, क्योंकि बाकी तो इसमें कोई ऑप्शन बनता भी नहीं है। तो कौन से नंबर का आंसर हो गया? आपके 6 नंबर का जो है ना वो क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, ध्यान रख लेना है ना। अब देख लो पर्सन है ना। फिर आओ देखो कौन सा है, प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या है? पूर्वी तथा मध्य हिमालय तलहटी में 1500 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ध्यान रख लेना है ना, 1000 मीटर की ऊंचाई तक तो मिलते हैं आपके कौन से? पर्णपाती वन। ठीक है, फिर 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ना वो आपके मिलते हैं आर्द्र शीतोष्ण, शीतोष्ण नहीं मिलते हैं, आर्द्र शीतोष्ण वन मिलते हैं। ठीक है ना। और फिर आपकी 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं कौन से? शंकुधारी वन। कौन से वन मिलते हैं? शंकुधारी। और 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ना वो मिलते हैं कौन सी वनस्पति? अल्पाइन। और इससे ऊपर जो है ना वो आपका मिलता है कौन सा? टुंड्रा। ठीक है, तो अब देख लो कौन सा विकल्प बनेगा। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती तो नहीं मिलेगा है ना, शीतोष्ण वन नहीं है। कौन से वन है? आर्द्र शीतोष्ण वन है। अल्पाइन वन है क्या? अल्पाइन वन तो कहाँ मिल रहे हैं? आपके 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिल रहे हैं, तो ये भी नहीं है। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर बना वो आपका कौन सा बना? ये बी नंबर जो है ना इसका सही आंसर बना है। मतलब कौन से? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन जो है ना वो मिलते हैं कितने मीटर की ऊंचाई पर? 1500 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, आगे भी अपन जो है ना इसकी चर्चा करेंगे, अभी के लिए आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो हिमालय पर्वतीय वन ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वतीय पर्वत श्रृंखला में उष्ण कटिबंधीय वनों से लगाकर टुंड्रा वनस्पति जो है ना वो मिलती है। कैसे मिलती है? देखो यहां, ये देख लो, यहां से देख लो है ना। और इंपॉर्टेंट मान लेना इस सारणी को। देखो कैसे मिलते हैं, यहां आ जाओ। अगर कितने मीटर की ऊंचाई की बात करें? 1000 मीटर की ऊंचाई तक तो है ना आपके कौन है? पर्णपाती वन। मतलब हिमालय के गिरिपथीय भाग में तो कौन से वन है? पर्णपाती वन। फिर देखो 1000 से 2000, मतलब 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर देखो कौन से वन है? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन है।
शीतोष्ण नहीं है, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय, जिसमें कौन कौन है, ओक, चेस्टनट और देवदार जो है ना वो मुख्य वृक्ष है। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेना, इसी 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले भाग में 1500 से लगाकर 1750 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष मिलता है, ओक वृक्ष मिलता है। ठीक, फिर 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर देखो कौन से वन है, शंकुधारी वन है। इस वाले भाग में 2225 से लगाकर 3048 मीटर पर एक तो ब्लू पाइन मिलता है और एक कौन सा, स्प्रूस जो है ना वो आपका वृक्ष मिलता है। और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर आ जाओ, कौन है, अल्पाइन वन है, जिसमें सिल्वर फर है, जूनिफर है, पाइन है, बर्च है, रोडेडेंड्रोन है। और 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर आपके कौन से है, टुंड्रा वनस्पति है, जिसमें मॉस और कौन है, लाइकेन है। ठीक है, ये हिमालय की क्या है, वनस्पति है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। 5 मत बताइयो कि मन बताया कौन, हाँ। इसके आगे चले, है ना, एक स्पेशल लाइन और लिखी हुई है, चिनार और वालन की लकड़ियों का उपयोग कश्मीरी हस्तशिल्प कला में किया जाता है। अल्पाइन घास के मैदान में, जो अल्पाइन घास के मैदान आए थे ना ये वाले सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन, मतलब 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। तो चिनार व वालन की लकड़ी का उपयोग कश्मीरी हस्तशिल्प कला में किया जाता है। और अल्पाइन घास के मैदानों में ऋतु प्रवास करने वाले, जैसे हिमालय में होते हैं ना गद्दीर, बूटियार, बकरवाल, वो क्या करते हैं, पशुचारण करवाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर दो भाई, दे सकते होगे। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये देखो कौन से वन पूछ रहा है, शुष्क सदाबहार पूछ रहा है ना, सदाबहार या आर्द्र सदाबहार नहीं पूछ रहा। कौन सा शब्द दिया है उसने, शुष्क नाम दिया है ना। तो कौन सा है, केरल के तट के सहारे, है ना, तमिलनाडु के तट के सहारे। अगर केरल का तट होता तो यहां तो आर्द्र सदाबहार होते, क्योंकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर मिलते हैं आर्द्र सदाबहार, तो ये तो नहीं होगा, है ना। गुजरात के तटीय हिस्से में भी नहीं होंगे, उड़ीसा के तटीय हिस्से में भी नहीं होंगे। ये होंगे कहां, ये होंगे तमिलनाडु के तट के सहारे, मतलब कोरोमंडल के तट के ऊपर। मतलब ये वाला जो तट है ना, इस प्रकार से जब आप जाओगे, है ना, तो ये वाला जो तट है, यहां पर कौन से वन मिलते हैं, यहां पर शुष्क सदाबहार वन मिलते हैं, है ना। और अगर पश्चिमी तट की अपन बात कर ले तो इस पश्चिमी तट पर जो है ना वो आपके कौन से मिलेंगे, आर्द्र सदाबहार वन जो है ना वो मिलते हैं। कौन से वन मिलते हैं, आर्द्र सदाबहार। ठीक है, तो अब कौन सा तट दिया इसने, गुजरात का तट दिया, तो क्या गुजरात के तट पर मिलेंगे, नहीं। क्या ओडिशा के तट पर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। फिर कौन सा दिया, है ना, गुजरात हो गया, ओडिशा। केरल के तट के सहारे तो ये मिलेंगे कौन से, आर्द्र। और तमिलनाडु के तट के सहारे कौन से मिलेंगे, शुष्क सदाबहार वन जो है ना वो आपके मिलते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा किन के बारे में कर लेते हैं, सदाबहार वनों के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, सदाबहार और कौन से, अर्ध सदाबहार जो वन है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो वर्षा, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, मतलब जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है ना, वहां आपके ये सदाबहार वन मिलते हैं। और तापमान कितने सेंटीमीटर से ज्यादा, 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। क्षेत्र देखो, एनसीईआरटी में 3 ही क्षेत्र दे रखे हैं, कौन कौन से, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पूरा नहीं है, ध्यान रखना। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल का मतलब ऐसे है जैसे ये पश्चिमी घाट है ना, कौन सा घाट है, ऐसे मान लो कि ये आपका कौन सा घाट है, इधर पश्चिमी घाट है। ये पूरा का पूरा कौन सा घाट है, ऐसे मान लिया हमने, ये पश्चिमी घाट। ठीक है, अब इस पश्चिमी घाट का कौन सा भाग है, इस पश्चिमी घाट का ये वाला ढाल है, पश्चिमी ढाल है। इस पश्चिमी घाट का ये पूर्वी ढाल नहीं है, ध्यान रखना। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पूर्वी ढाल नहीं है, पश्चिमी घाट का ये वाला ढाल है। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां, मतलब उत्तरी पूर्वी राज्य, अंडमान और निकोबार, ये 3 क्षेत्र कहां दे रखे हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। कौन कौन सा, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां, मतलब उत्तरी पूर्वी राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का घर भी कहा जाता है। और अन्य जो क्षेत्र इसमें है वो है लक्षद्वीप समूह है,
पश्चिमी बंगाल का पूर्वी भाग, और कौन सा है, कोरोमंडल तट है। लेकिन कोरोमंडल तट पर अगर शुष्क सदाबहार और आर्द्र सदाबहार में कंपैरिजन करवा देता है तो शुष्क सदाबहार है, आर्द्र सदाबहार नहीं है। तो यहां कौन से वन मिलेंगे आपके, ये सदाबहार वन जो है ना वो मिलते हैं। ठीक है, और क्या विशेषताएं हैं सदाबहार वनों की, वृक्ष कौन कौन से हैं, आजकल ये भी प्रश्न बनता है ना। सदाबहार के वृक्ष कौन कौन से हैं, रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, रबड़, ताड़, सिनकोना, ग्रीनवुड, और कौन सा है, लोहे कास्ट जो है ना, ये कौन से वृक्ष हैं आपके, है ना, सदाबहार वृक्ष हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं, सघन एवं परतों वाले वन होते हैं, सघन होते हैं, है ना, और परतों वाले, परतों वालों का मतलब ऐसे हो गया जैसे ये धरातल है ना, तो धरातल पर जो है ना वो तो सबसे पहले तो लताएं मिलती हैं, उसके बाद में जो है ना छोटे आकार वाले वृक्ष, फिर मध्यम आकार वाले वृक्ष, और फिर सबसे लास्ट में कौन से होते हैं, बड़े आकार वाले वृक्ष होते हैं। इस वजह से बताया गया है कि ये किस में मिलने वाले वृक्ष हैं, परतों में, लेयर्स में मिलने वाले वन है, और इस वजह से ये क्या भी होते हैं, सघन भी। तो सघन होने की वजह से इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। वनों की वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से ज्यादा होती है। इपीफाइटिक वनस्पति बोलते हैं इसको। इपीफाइटिक का मतलब ये होता है कि ऐसी वनस्पति जो ऊपर से जो है ना, जिनके भाग आपस में क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, है ना। इपीफाइटिक आपस में जुड़े रहेंगे और सूर्य का प्रकाश जो है ना वो धरातल तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ऐसी वनस्पति कौन सी होती है, इपीफाइटिक होती है। सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता इन्हीं वनों में पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता भी इन्हीं वनों में पाई जाती है। इन वनों में जो लताएं पाई जाती है उनको लियाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लियाना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। आगे अगर चर्चा करें कि आगे जो है ना वो आपका कौन सा है, अगला प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों के मिश्रित वन कौन से होते हैं, है ना। तो कौन से होते हैं, अर्ध सदाबहार होते हैं। कैसे होते हैं, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। ऐसे मान लेना, जैसे अगर अपन ऐसे करें, ये एक रेखा है, ये है 200 सेंटीमीटर वर्षा, इधर अपन जाएं तो 200 सेंटीमीटर से क्या है, ज्यादा वर्षा वाले भाग, इधर 200 सेंटीमीटर से क्या है, कम वर्षा वाले भाग है, ठीक है। और यहां आपकी आ गई कौन सी, 100 सेंटीमीटर वर्षा, इधर आओगे तो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, इधर आओगे तो 100 सेंटीमीटर से कम। अब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा जो वर्षा वाले भाग हैं, यहां तो कौन से वन मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे, और 100 से 200 में आपके कौन से मिलते हैं, ध्यान रखना, आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं, है ना। अब ये कहां मिलेंगे, यहां तो सदाबहार हो गए, इधर आर्द्र पर्णपाती हो गए, अर्ध सदाबहार कहां मिलेंगे, तो अर्ध सदाबहार जो है ना इस 200 सेंटीमीटर वर्षा के आसपास के भागों में मिलेंगे। मतलब यहां कौन से वन मिलेंगे आपके, कौन से वन मिलते हैं, अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं। कौन से वन मिलते हैं, अर्ध सदाबहार वन। मतलब ये आर्द्र पर्णपाती और ये सदाबहार वनों के क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। तो कौन सा आंसर बना, अर्ध सदाबहार वन जो है ना वो आपका आंसर बना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे चले, इनकी थोड़ी सी विशेषता है। अर्ध सदाबहार वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में तथा सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के क्या होते हैं, मिश्रित वन होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल भी ध्यान रखना। साइडर अर्ध सदाबहार वृक्ष है, हॉलक अर्ध सदाबहार है, और केल भी कैसा है, अर्ध सदाबहार वृक्ष है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर से देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है। समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं। और देखो देखिए, अभी जो मैंने बताया था ना उसी को ध्यान में रखकर आंसर करना। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं क्या, यहां नहीं मिलते। उपोष्ण आर्द्र शीतोष्ण वन मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। उपोष्ण शुष्क सदाबहार मिलते हैं क्या, नहीं मिलते, क्योंकि ये उपोष्ण कटिबंध में नहीं है, ये तो उष्ण कटिबंध में है। तो लास्ट में कौन बना, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन बोला था। आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, है ना, और शुष्क पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, और साथ ही में कोरोमंडल तट पर, मतलब तमिलनाडु के तट पर, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर बना, 2 नंबर का जो है ना इसका सही आंसर आपका बना है, ठीक है,
ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। इजी पर्सन है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अभी तो हमने पढ़ा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्या कहते हैं? घर कहते हैं। तो देख लो कौन सा आया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बिल्कुल इजी पर्सन हो गया ना। आगे चलते हैं। कौन सा है? अब थोड़े से किन की बात कर लेते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात कर लेते हैं। कौन से वनों की? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। एक तो ये ध्यान रखना है 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में। दूसरा ये ध्यान रखना है ना, भारत में सबसे ज्यादा कौन से वन मिलते हैं? यही पर्णपाती वन मिलते हैं, जिनको मानसूनी वनों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारतवर्ष में बहुतायात में मिलते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर, और वर्षा की मात्रा के आधार पर फिर ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जिसमें हमने शुष्क पर्णपाती वनों की पहले चर्चा कर ली है, जो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले भाग यूपी और बिहार के मैदानी भागों में मिलते हैं, है ना। तेंदू, पलास, खेर, बेल, अमलतास, है ना, अक्सलवुड जो है ना, इसके क्या है? प्रमुख वृक्ष हैं। और पार्क नुमा या पार्क लैंड की क्या करते हैं? वो जो दृश्य भूमि है उसका निर्माण करते हैं। तो उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब अपन चर्चा करेंगे किसकी? आर्द्र पर्णपाती वनों की। कहां मिलेंगे? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में। क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तरी पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपदीय भाग, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल और ओडिशा, ठीक है। ध्यान रख लेना, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल सदाबहार, आर्द्र सदाबहार, है ना। और पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल आर्द्र पर्णपाती। मैं शायद पहले जो है ना वो शुष्क पर्णपाती बोल गया, तो उसको करेक्शन कर लेना। आर्द्र पर्णपाती पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर सदाबहार वन या आर्द्र सदाबहार वन, और कोरोमंडल तट पर शुष्क सदाबहार वन, ठीक है। इसमें वृक्ष कौन कौन से हैं? तो वृक्ष देख लो, आर्द्र पर्णपाती वनों के वृक्ष कौन कौन से हैं? तो वृक्ष हो गए आपका, एक तो कौन सा वाला? सागवान, है ना, ये सागवान है। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, आंवला, महुआ, सेमल, कुसुम और कौन से? चंदन। ये क्या है? आर्द्र पर्णपाती वन है मुख्यतः, मतलब वृक्ष हैं। आर्द्र पर्णपाती क्या है? वृक्ष हैं, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं भैया। कितना शानदार मैटर जो है ना वो आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? और ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। नीलगिरी अन्नामलाई पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? सीधा आंसर है कौन से वन है? सोलास वन है। सेलवास तो अमेजन नदी के वर्षा वनों में पाए जाने वाले हैं, मतलब अमेजन नदी के जो वर्षा वन होते हैं ना, कौन से वन है? अमेजन नदी के वर्षा वन जो हैं उनको क्या बोलते हैं? सेलवास बोलते हैं, जहां विश्व की सर्वाधिक क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो ये आंसर जो है ना इसका बना। अब एक एक की बात करते हैं इनकी। आ जाओ। दक्षिणी कौन है? दक्षिणी पर्वतीय वन है। अब ये प्रायद्वीपीय पठार के कितने भागों में मिलेंगे? पश्चिमी घाट, विंध्याचल और कौन सा? सतपुड़ा। मतलब ऐसे देखो आप, इसमें एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है वो सुन लेना। जैसे अगर अपन जाए ना भाई, ये अपन मान लें कि ये कौन है? ऐसे प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक। इस प्रायद्वीपीय पठार में ये जो विंध्याचल श्रृंखला है यहाँ मिलेंगे, जो सतपुड़ा श्रृंखला है यहाँ मिलेंगे, ये पश्चिमी घाट है पूरा का पूरा यहाँ मिलेंगे, है ना। इसके अलावा जो आपका इधर से कौन सा? नीलगिरी श्रेणी, है ना। कौन सी श्रेणी है? नीलगिरी श्रेणी है। और आपकी कौन सी है? ना, अन्नामलाई श्रेणी है। और इधर आपकी कौन सी है? पालनी श्रेणी है। मतलब देखो, एक तो कहां मिलेंगे? विंध्याचल में मिलेंगे। एक आपका कौन सा आ गया? सतपुड़ा, और सतपुड़ा में ही मेकाल पर्वत भी आता है, तो वहां मिलेंगे। एक ये आपका कौन सा आ गया? पश्चिमी घाट, है ना। ये आपका कौन सा आ गया है? पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में मिलेंगे। और ये आपकी कौन आ गई है? नीलगिरी श्रेणी, तो नीलगिरी श्रेणी में मिलेगा।
ये आपकी कौन सी है, पालनी श्रेणी, यहां मिलेंगे, ठीक है ना। और ये आपकी कौन सी है, अन्नामलाई श्रेणी, कौन सी है, अन्नामलाई श्रेणी। यहां कौन से वन मिलते हैं, ये दक्षिणी पर्वतीय वन मिलते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार विंध्याचल में भी हैं, सतपुड़ा में भी हैं, महादेव में भी हैं, मेकाल श्रेणी में भी हैं, पश्चिमी घाट पर भी है, नीलगिरी पर भी है, अन्नामलाई पर भी है और पालनी श्रेणी है, ठीक है। राज्य अगर मुख्य देखें, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ठीक है। अब आ जाओ आगे। ये श्रृंखलाएं, मतलब इनकी बात हो रही है, उष्णकटिबंधीय भागों में पड़ती है। इनकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है ना वो लगभग 500 मीटर है। अतः यहां ऊंचाई वाले भागों पर तो मिलती है शीतोष्ण कटिबंधीय वन, जिनको सोलास बोला गया, और निचले भागों में मिलती है कौन सी, उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर यह वनस्पति पाई जाती है। क्षेत्र में बता चुका कौन कौन से है, आपकी अन्नामलाई, पालनी, नीलगिरी, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, मेकाल, विंध्याचल, है ना, और जो आपकी पालनी श्रेणी है यहां मिलते हैं। और राज्यों में सबसे ज्यादा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में, ठीक है, ध्यान रखना। 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कौन से हैं, 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कौन है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, जिनको सोलास बोलते हैं। 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर कौन से वन है, उपोष्ण कटिबंधीय वन है, जिनको मतलब किसी स्पेशल नाम से नहीं जानते हैं, ठीक है। आ जाओ, नीलगिरी देख लो, है ना, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास वनों के नाम से जानते हैं। मुख्य वृक्ष कौन से हैं, मगलोनिया, लेरल, सिनकोना और कौन सा, वेटल। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये सुमेलित करने वाला प्रश्न जो है ना वो बनता आ रहा है। एक तरफ वनस्पति का प्रकार दे देगा, सामने वृक्ष लिखेगा, तो उस समय काम आएगा मगलोनिया, लेरल, सिनकोना और वेटल, ठीक है। और ये वन सतपुड़ा और मेकाल श्रेणी में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो मैं बता चुका कहां कहां मिलेंगे, विंध्याचल, सतपुड़ा, मेकाल, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी श्रेणी। राज्य कौन से, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। और नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियों पर पाई जाने वाली जो 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है, उसको किस नाम से जानते हैं, सोलास वन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये देखो, इस प्रकार का प्रश्न बनेगा, इसलिए जो है ना आपको मगलोनिया, है ना, वो लेरेल, वेटल जो है ना वो नाम ध्यान में रखने थे। एक तरफ वृक्ष है, दूसरी तरफ वनस्पति का प्रकार है, असंगत का चयन करना है। महोगनी एनी सदाबहार है, सही है। अमलतास प्लास शुष्क है, बिल्कुल सही है, शुष्क पर्णपाती वन है। बर्च, सिल्वर फर, अल्पाइन है, बिल्कुल सही है। खजूर खेर आर्द्र पर्णपाती है, नहीं, आर्द्र पर्णपाती नहीं है खजूर। और जो आपके ये है ना बेर, ये तो कैसे हैं, शुष्क कांटेदार है। तो क्या आना चाहिए था यहाँ, शुष्क कांटेदार आना चाहिए था, ठीक है। इसी प्रकार का विकल्प जो है ना वो मैंग्रोव वनों को लेकर बनाया जा सकता है। एक तरफ मैंग्रोव और सामने वृक्ष लिख देगा। कौन कौन से हैं मैंग्रोव, सुंदरी है, केवड़ा है, ताड़ है, नारियल है ना। इसी प्रकार से आपके ये जो नीलगिरी के जो वन है ना, मतलब जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जिनको सोलास वन बोलते हैं या दक्षिणी पर्वतीय वन जिनको बोला जाता है। उसमें मगलोनिया है ना, लेरेल है, वेटल है, वो नाम दे देगा, ठीक है। तो ये वृक्षों के नाम जो है ना आपको क्या करने चाहिए, याद कर लेने चाहिए, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, इनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में मिलेंगे, मतलब कहां, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क भागों में मिलेंगे। मतलब ये जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, कौन सा भारत है, उत्तरी पश्चिमी जो भारत है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश और आपके उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी हिस्से हैं, वहां पर कौन से वन मिलते हैं, जहां 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होते हैं, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन मिलते हैं। बबूल, खेर, खजूर, बेर, नीम, खेजड़ी आदि क्या है, वृक्ष है। और इन वृक्षों के नीचे 2 मीटर लंबी क्या मिलती है, आपकी गुच्छों में घास भी मिलती है। तो थोड़ी सी ये भी विशेषता आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ अपना सेशन जो है ना वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपने सेशन को एंजॉय किया है।
अगर सेशन पर नए हो तो सेशन इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर बनता है, चाहो तो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी ये तो मेरे को पता है कि कंफर्म क्या लगेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो हाँ ना, डबल स्टार भी आप दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।